बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे क्या बायोएनर्जेटिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, चूँकि बायोएनर्जेटिक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन बायोलॉजी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और समझने में जो है ना मुश्किलात होती हैं। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज में अक्सर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर हम एक्सरसाइज समझे तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई एटीपी इज़ रिगार्ड, क्यों एटीपी को शुमार किया जाता है एज अ करेंसी ऑफ द लिविंग सेल, लिविंग सेल में एक करेंसी की तरह। एटीपी को क्यों एक करेंसी की तरह शुमार किया जाता है? करेंसी यानी हमारे पास मुख्तलिफ, पाकिस्तान की करेंसी, अमेरिका की करेंसी, चाइना की करेंसी, ये यानी पैसे। जैसे पाकिस्तान की करेंसी पैसे है, अमेरिका के डॉलर है और ये जापान की येन है। इस तरह मुख्तलिफ करेंसी से एटीपी एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी पैसे है एनर्जी के। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है ना एनर्जी से भरा हुआ एक मॉलिक्यूल है। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सेल इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी के साथ जब क्या मिलाया जाता है? सेल के अंदर वाटर मिलाया जाता है तो ये एडीपी बन जाता है और एक क्या बन जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक एडीपी बन जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले ट्राई 3 थे, अब फॉस्फेट कितने हो गए? 2, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चला गया। ड्यूरिंग विच 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी इज ऑब्टेन। 7.3 जो किलो एनर्जी जो है ना हमारे साथ रिसीव हो जाती है। दिस एनर्जी इज यूज, ये एनर्जी पर इस्तेमाल की जाती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों इसको इस्तेमाल करता है? जानदार फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़, जैसे प्रोटीन बनाना है, वेस्ट को बाहर ले जाना है, और ये एक्टिविटीज़ उस एनर्जी की वजह से होती हैं। एटीपी इज़ कॉन्स्टेंटली रिजेनरेटेड फ्रॉम एडीपी। एडीपी हर वक्त बनाई जाती है किससे? एडीपी से एंड फॉस्फेट, यानी एडीपी और फॉस्फेट को मिलाया जाता है और इसमें एनर्जी लगती है इन दोनों को मिलाने में ताकि वो एटीपी बन जाए। फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये इनको मिलाने में जो एनर्जी दरकार होती है ये आती हैं ग्लूकोज के तोड़ने से, उसमें एनर्जी रिसीव हो जाती है और ये इसमें इस्तेमाल हो जाती है। और ये कौन करता है? न्यूक्लियस। इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज तोड़ा जाता है तो ये एनर्जी उस प्रोसेस में हमें मिलती है। सिंस एटीपी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे ये पता चला कि एटीपी हमारे साथ अहम सोर्स है, अहम ज़रिया है एनर्जी का। देयरफॉर इट इज़ नोन एज, इस वजह से ये पहचाना जाता है, ये जाना जाता है एज अ करेंसी ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल्स की करेंसी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पिगमेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट कहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों को। ऑर्गेनिक चीज़ों का क्या रद्द-ए-अमल है और ये ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें भी प्लांट में ही होती है। तो हम उसका रोल, किरदार, वो काम, जॉब, उसको हम स्टडी करते। रोल ऑफ पिगमेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम जो है ना, रोल ऑफ पिगमेंट का काम फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट हमारे पास तो बहुत, मतलब इस लेवल पर 2 ही है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फिर बहुत बढ़ जाते हैं, 5-6 तक चले जाते हैं हायर क्लासेस में। पिगमेंट्स
आर द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन कम्प्लेक्स होते हैं, यानी इसकी स्टडी हायर क्लासेस में होती है। दैट ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करते हैं विजिबल लाइट एंड कन्वर्ट, जो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है, ये कन्वर्ट इट और बदलती है इट इनटू केमिकल एनर्जी। किस चीज़ में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है, किस चीज़ में बदलती है? ग्लूकोज में। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। डिफरेंट पिगमेंट्स ऑब्जर्व लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मुख्तलिफ पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये जो है ना लाइट ऑब्जर्व करती है मुख्तलिफ वेवलेंथ की। वेवलेंथ हमारे पास हम फिजिक्स में है, वेवलेंथ हमारे पास किसे कहते हैं? एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है। तो ये हमारे पास हर रे का, हर जो है ना रे का अलग होता है। जो सूरज से आते हैं और सूरज से 7 रे आते हैं डिफरेंट कलर। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल ए के पिगमेंट की वजह से। क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व मेनली ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ लाइट। क्लोरोफिल ए जो होती है ना, ये सिर्फ 2 जो है ना पोर्शन, लाइट के 7 पोर्शन है, 7 किस्म के लाइट से कलर है, और इसमें सिर्फ 2 किस्म के कलर को ये ऑब्जर्व करती है, ब्लू नीले को एंड रेड और सुर्ख को। सुर्ख और नीले रंग के लाइट को सिर्फ ऑब्जर्व करती है, और इससे क्या बनाती है? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, पूरी के पूरी फ्रूट्स और खुराक। द वेव लेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़, वेवलेंथ जो होती है ब्लू लाइट की, ये बहुत अहम होता है, इसको याद करना। यानी आपको अगर आप समझना है तो आपको ये हिंट से याद होना बहुत ज़रूरी होता है। द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़, जो वेवलेंथ है ब्लू लाइट की वो है 390 से लेकर 430 तक, ये ब्लू लाइट में आता है। एंड द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़, वेवलेंथ जो रेड लाइट की है वो कहाँ से है? 670 से लेकर 700 तक है। क्या? नैनोमीटर, ये नैनोमीटर। तो इतने वेव लेंथ होते हैं हमारे पास। तो पिगमेंट्स जो है ना, इसका सिंपल सा रूल ये है कि ये हमारे पास पिगमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं और उससे जो है ना वो क्या बनाते हैं? उससे ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो हम इसको समझेंगे और इसकी जो है ना वो सेगमेंट्स भी समझेंगे। अच्छा, तो ये है एटीपी का स्ट्रक्चर। एटीपी का स्ट्रक्चर तो ऊपर जो है ना डिफाइन भी किया गया है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो सिर्फ ये होता है। तो इसमें एटीपी क्या है? एटीपी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एडेनिन, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फिर एटीपी में 2 किस्म के बांड होते हैं, हाई एनर्जी बांड एंड लो एनर्जी बांड। हाई एनर्जी बांड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और लो एनर्जी बांड को इस जो है ना इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है हमारे साथ। ये पेंटोज शुगर है, क्योंकि इसमें अच्छा, ये एटीपी कंसिस्ट ऑफ 3 फॉस्फेट ग्रुप। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, 1 2 3। ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट का ग्रुप है, ये फॉस्फेट का ग्रुप है और ये फॉस्फेट का ग्रुप है। और ये डायग्राम आपने रिटनली याद करना है, ठीक है ना। और राइबोज और एडेनिन, एडेनिन ये स्ट्रक्चर है, एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है, और राइबोज ये है, राइबोज शुगर, चूँकि ये शुगर है तो ये हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर, इसमें जो एलिमेंट्स है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है, जबकि इसका जनरल स्ट्रक्चर ये है। तो अगर आपने ये स्ट्रक्चर भी बनाया तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। एटीपी जो है ना 3 फॉस्फेट है, ये पेंटोज शुगर है और ये एडेनिन जो है ना एडेनिन है। तो ये जो है ना आपने इसको जो है ना रिटनली आपने याद करना है, क्योंकि यही जो है ना एटीपी का स्ट्रक्चर है। और उसने आपने कि
ये कि आपको ज़हनी तौर पर ये याद हो कि ये ATP का स्ट्रक्चर ये इस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर लेटिक एसिड फर्मेंटेशन विद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कंपेयर करें लेटिक एसिड फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ। कंपेरिजन ऑफ लेटिक एसिड फर्मेंटेशन विद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो हम कंपेयर करते हैं लेटिक एसिड को फर्मेंटेशन को अल्कोहल फर्मेंटेशन के साथ। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या है? ये है बैक्टीरिया का रिस्पायरेशन। बैक्टीरिया जिस तरह से रिस्पायरेशन करता है उसको क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो एक जो रिस्पायरेशन में लेटिक एसिड बनता है और एक में अल्कोहल बनता है, तो वो किस तरह बनता है? इट इज़ द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट इज लेटिक एसिड। ये फर्मेंटेशन का वो किस्म है जिसमें आखिरी जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे साथ लेटिक एसिड होता है। और ये वो फर्मेंटेशन है जिसमें आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है लेकिन बहुत कम होता है। इट अकर्स इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस एंड द सेकेंड स्टेप। पहले ये 2 स्टेप्स में वाक़या होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें पायोरिक एसिड मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायोरिक एसिड बन जाता है। और सेकेंड स्टेप में जो होता है, सेकेंड स्टेप पायोरिक एसिड इज रिड्यूस इनटू लेटिक एसिड। पायोरिक एसिड को कम किया जाता है लेटिक एसिड में, यानी उससे लेटिक एसिड बन जाता है। It also occurs in 2 step। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी 2 स्टेप में आता है। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायोरिक एसिड जो है ना वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पायोरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेटिक एसिड। इस प्रोसेस के थ्रू योगर्ट बनाया जाता है। योगर्ट इज फॉर्म बाय बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है मिल्क में, वो कौन से लेटिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए जो है ना बना देता है, मिल्क दूध से दही बना देता है। ये दही बनने का प्रोसेस है, ये किस से? लेटिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होता है। इट अकर्स इन यीस्ट, ये खमीर में होता है। इन अदर्स बैक्टीरिया टू फॉर्म यीस्ट, और दूसरे बैक्टीरिया में के वो यीस्ट फाइंड करे। यीस्ट भी जो है ना वो किससे बनता है? जो इस प्रोसेस के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए बनता है। किस चीज़ में? बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया के अंदर भी यीस्ट बनता है। It also occurs in human muscle। ये इंसानों के जिस्म में मसल्स जो होते हैं, हमारे बाइसेप्स मसल है और ट्राइसेप है, उनमें भी जो है ना आता है। It occurs in plants, ये प्लांट्स में भी होता है। और ये जो फर्मेंटेशन होता है इसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। जो इसमें हमारे बदन में लेटिक एसिड बन जाता है जब हम बहुत सख्त काम करते हैं, और दूसरा बदन दर्द भी करता है। तो ये है हमारे पास, इसने जो है ना रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज से 2 ATP हो गए, फिर से एक पायोरिक एसिड बन गया, 2 पायोरिक एसिड बन गए और 4 ATP बन गए। फिर ये 2 पायोरिक एसिड जो है ना कन्वर्ट हो गए लेटिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये बहुत कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारे पास ग्लूकोज से 2 ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये स्टेप 2 ATP हो गए तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, और इससे क्या बन गया? पायोरिक एसिड C3H4O3 और 4 ATP बन गए। फिर ये पायोरिक एसिड क्या हो गया? 2 पायोरिक एसिड बने थे, तो इनमें पायोरिक एसिड किसको कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल को। किस अल्कोहल को? इथाइल अल्कोहल को। और अल्कोहल की क्या पहचान है? जिसमें भी आखिर में OH आएगा वो अल्कोहल होगा। इसमें OH नहीं, इसमें OH है।
दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वाई आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना पौधों के लिए अहम क्यों है? सी क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या चीज़ है? यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो इसमें इसको जो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों वाक़या हो जाए उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम किसी एलिमेंट के साथ किसी जो है ना सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड करें, मॉलिक्यूल के साथ किस ऑक्सीजन ऐड करे या हाइड्रोजन रिमूव करे या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, तो वो क्या उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर एक मॉलिक्यूल हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करे या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करे या हाइड्रोजन गेन करे तो इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इसमें ये सारे प्रोसेस ये बयान किया गया है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आपसे इम्पॉर्टेंस ही मांगा है, ये तो समझने के लिए हमने डिस्कस किया। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आकर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ना होते हैं। दैट प्रोड्यूस एनर्जी विच सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है और उसकी वजह से क्या होता है? दुनिया में ज़िंदगी मौजूद है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत हाई लेवल पर है और अगर इसको समझा जाए तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन को समझना और इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ग्लूकोज बना है, ठीक है ना, बॉडी में हमने ग्लूकोज खाया तो उसके साथ रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन मिलाया जाता है और उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, एनर्जी हमारे पास आ गए। और वेस्ट में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन हम फिर पानी पी लेते हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का रिएक्शन हो जाता है और थोड़ी इसमें एनर्जी भी लगती है, तो फिर क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में वो प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास फिर जो है ना ग्लूकोज बन जाता है। तो हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस तरह ये ज़िंदगी चलती रहती है और जो है ना पूरी अर्थ सस्टेनेबल है और सरवाइव जो है ना पूरे लिविंग थिंग्स इस प्रोसेस की वजह से जिंदा है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर और इसके शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे और उम्मीद है कि आप ये जो है ना ये टॉपिक समझ चुके होंगे और अगर आपने इसको पसंद किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।